अभी तक हम लोगों ने 28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग 29th क्वेश्चन को देखेंगे और 29th क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की क्या मीनिंग होती है ये आपको जानना होगा। तो डबल सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में भी होती है, एक साइकिल में, इन वन साइकिल ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होती है। कितनी बार सर्कुलेट होती है? 2 बार सर्कुलेट होती है। तो डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्लड passes twice through the heart during one complete cycle. Blood passes through our heart twice in one complete cycle. तो जैसे इसमें 2 सिस्टम होती है, एक हमारे पास कौन सा सिस्टम है? सिस्टमिक सर्कुलेशन है। it has 2 parts. It includes डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन कैसे होती है? तो एक होती है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरी होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का हमारा फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो है वो बॉडी के पास मूव करती है। ये जो है ब्लड जो है वो हार्ट टू बॉडी मूव करती है, टू द बॉडी। ये जो मूव करती है टू बॉडी। और पल्मोनरी में क्या होती है? पल्मोनरी में जो होती है वो लंग्स की तरफ मूव करती है। वो किसकी तरफ मूव करती है? वो लंग्स की तरफ, टू लंग्स। तो ये जो 2 सिस्टम है हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो डबल सर्कुलेशन में इंक्लूड होती है। तो जैसे हम लोग हो गए एनिमल, बर्ड्स, जो मैमल्स हो गए हम लोग, ह्यूमन और बर्ड्स, ये किस तरह के सर्कुलेशन करते हैं? ये डबल सर्कुलेशन करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कि व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्यों ये राइट और लेफ्ट यूजफुल है हमारे लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको अभी भी क्या बताया, डबल सर्कुलेशन में 2 तरह की सर्कुलेशन होती है। एक कौन सी है हमारी? सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरी हमारी है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या वर्क करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो पल्मोनरी में क्या होता है और सिस्टमिक में क्या होता है? ये बिटवीन हार्ट टू बॉडी होती है। ये क्या होती है? बिटवीन हार्ट टू बॉडी। मतलब ब्लड जो है वो हार्ट टू बॉडी फ्लो करेगी। और इस केस में कौन सी ब्लड फ्लो करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। कौन सी ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि हमारी बॉडी को कौन सी ब्लड की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ताकि हम लोग एनर्जी रिस्पिरेशन कर पाए, ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमारा ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं यहां से रिलेटेड होता है। और पल्मोनरी सिस्टम में क्या होता है? ये
हार्ट टू लंग्स होता है। ये क्या होता है? बिटवीन हार्ट टू लंग्स। और इसमें जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट में होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स रिच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो इस कारण से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो लेफ्ट और राइट चैम्बर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये सेपरेट है। ये किससे सेपरेट होते हैं? सेप्टम से सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। वो क्या नहीं हो पाते हैं? मिक्स नहीं हो पाते हैं। दोनों ही ब्लड अलग अलग सिस्टम में फ्लो करते रहती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई हाउ डज इट हेल्प्स इट। तो बर्ड्स और मैमल्स को डबल सर्कुलेशन कैसे हेल्प करती है? तो पहला है इसमें टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। दूसरी बात जो है वो क्या है? वो ऑक्सीजन सप्लाई, टू मीट the enough supply of oxygen, ऑक्सीजन। तीसरी क्या बात हो सकती है? तीसरी जो बात होगी वो क्या होगी? वो एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करती है। क्या करती है? ये जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर देती ही है, ऑक्सीजन भी होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन, तो आप ये थर्मो रेगुलेशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मीट द इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू गेट मोर एनर्जी। हमें एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, तो रिस्पिरेशन जो होती है उसमें ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जिसका हमें एनर्जी मिलती है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेनोमेनन अकरिंग इन प्लांट्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी, वाटर, केमिकल्स। तो ग्रेविटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जो ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है, वो क्या होती है? जियोट्रॉपिज्म होती है। तो ये मूवमेंट्स के हमारे फेनोमेनन है। तो ग्रेविटी जो हो गई वो जियोट्रॉपिज्म हो गई। वाटर मीन्स हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, एंड नेक्स्ट जो आपका केमिकल है वो कीमोट्रॉपिज्म होती है। वो क्या होती है? कीमोट्रॉपिज्म होती है। कीमोट्रॉपिज्म। ये 3 तरह के ट्रॉपिज्म आपसे पूछी जा रही है और साथ में एग्जाम्पल्स भी आपको देना है। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या है? जो प्लांट्स रूट्स ग्रो करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं शो करती है, लेकिन वो अंडर ग्रेविटी होती है। अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करती है। रूट्स कैसे होते हैं?
तो ट्रॉपिज्म कभी भी आए तो वो मूवमेंट के बारे में, एक नास्टिक मूवमेंट भी होती है, वो नहीं पूछा गया है आपसे, आपसे ट्रॉपिकल मूवमेंट के बारे में। ये सब जो टाइप है ये कैसे मूवमेंट है? ट्रॉपिकल मूवमेंट्स। ये सब कैसे मूवमेंट्स हैं? ट्रॉपिकल मूवमेंट्स। एक होती है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म की एग्जांपल क्या हो सकती है? हाइड्रोट्रॉपिज्म की एग्जांपल होती है कि रूट्स हमेशा वाटर के टुवर्ड्स मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ रूट्स, मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रो मींस वाटर। ये हो गई एग्जांपल। कीमो की क्या हो सकती है एग्जांपल? ये सारे क्या हैं? एग्जांपल्स हैं। कीमोट्रॉपिज्म की क्या एग्जांपल हो सकती है? तो बहुत सारे ऐसे केमिकल स्टिमुलस होते हैं जिसके लिए प्लांट मूवमेंट रिस्पॉन्ड करती है। तो जैसे हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल, ग्रोथ ऑफ pollen tubes towards ovule, during fertilization। कौन से प्रोसेस में? फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये थे 3 तरह के फेनोमेनन जो ट्रॉपिकल मूवमेंट से थे। जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी के कारण होती है, हाइड्रोट्रॉपिज्म जो वाटर के कारण होती है। इसमें पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी है। पॉजिटिव मींस अगर डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होती है, अगर मूवमेंट जो है डाउनवर्ड हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तब वो पॉजिटिव होती है, और जस्ट अपोजिट होगी तो वो नेगेटिव होगी। हाइड्रो में भी क्या होगा? जो पॉजिटिव होने वाला है वो टुवर्ड्स वाटर, और जो अपोजिट टू वाटर मीन्स हाइड्रोफोबिक मूवमेंट्स हो सकती है वो। और कीमो में जस्ट अपोजिट। कीमो में बस क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने एग्जांपल्स देखा और फेनोमेनन को भी देखा। यहां पे आपको एक फिगर दिया गया है। यहां पर आपको एक फिगर दी गई है, जिस फिगर से आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने, कुछ के आंसर्स आपको देने हैं। तो व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम? अच्छा, विजिबल स्पेक्ट्रम से पहले आप विजिबल वर्ड तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे, जो आपको दिख रहा है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होती है वो बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स होती है। व्हाइट लाइट हमारे लिए इट इज अ बैंड ऑफ 7 colors, seven constituent colors, 7 constituents colors of white light, colors of white light। जैसे प्रिज्म में हमने देखा था, प्रिज्म में हमें पता है कि जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से ऑब्लिकली पास करवाई जाती है तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और रेड होती है, और सबसे मैक्सिमम डेविएशन वायलेट में होती है। और ये कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई व्हाइट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेड यूज्ड एज अ स्टॉपिंग एट ट्रैफिक? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है। रेड की जो वेवलेंथ होती है लॉन्गर होती है, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। वो क्या कर सकती है? मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी स्कैटरिंग, नेग्लिजिबल स्कैटरिंग होगी। तो विथ हैविंग रेड हैविंग longer wavelength, और इस कारण से ये जो है
ट्रेवल कर सकती है, ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस with negligible scattering. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Two triangular glass prisms are kept together, connected through their rectangular side. A light beam is passed through one side of the combination. Will there be any dispersion? अब आपसे ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछी गई है, क्या कोई डिस्पर्सन होगी या नहीं होगी. तो जैसे ही आप ऐसी अरेंजमेंट करोगे तो आपको एक ग्लास कैसी लेनी है, हमारी 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेनी है, और उसे रखनी कैसे है, केप्ट टुगेदर थ्रू देयर रेक्टेंगुलर साइड. तो जब आप रेक्टेंगुलर साइड में रखोगे तो वो एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगी और रिकॉम्बिनेशन होगी. क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन होगी. तो किसी भी तरह का डिस्पर्सन होगा या नहीं होगा, बताइए आप. डिस्पर्सन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो आपको व्हाइट लाइट ही मिलने वाली है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो है स्टेट ओम्स लॉ रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली. ओम्स लॉ तो आपको पता है कि एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर भी आती है. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के. ये हमारी ओम्स लॉ है और इसी से हम लोग डिराइव करते हैं कि V by I इज ऑलवेज कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म भी. डिफाइन 1 ओम. तो 1 ओम जो होगा वो क्या होगा, जब 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी और 1 एम्पियर की हमारी करंट होगी. तो 1 वोल्ट पर एम्पियर वाली जो वैल्यू होगी वो 1 ओम होगी. What is the resistance of a conductor through which a current of 0.5 ampere flows when a potential difference of 2V is applied across its ends? आपको सी नंबर में जो क्वेश्चन में आपको करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर, और वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है 2V दी गई है. आपको बताना रेजिस्टेंस क्या होगी. तो आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो. ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या होगी, V बाई I, और जब आप V2 लेते हो, I 0.5 लेते हो, तो ये कितनी आएगी वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 4 ओम आ जाएगी. आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 ओम आने वाली है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 32. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये. अब नेक्स्ट जो है हमारा, अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली. देखिए, एक स्टूडेंट है जो 3 तरह के अप्लायंसेस यूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फैन. हाउ शुड दीज गैजेट be connected with the mains? Justify your answer giving these reasons. तो आपको बताना है कि किस कॉम्बिनेशन में होने वाली है. क्या आप उसे सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में करोगे. तो आप कैसे करोगे उसे कनेक्ट, उसे ऑब्वियसली आप जो है पैरेलल में कनेक्ट करोगे. कैसा होना चाहिए कॉम्बिनेशन, student should connect all the appliances, should connect
all the appliances in parallel combination. कौन सी कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन. इससे क्या होगी? सबको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलेगी, किसी तरह की वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगी और उनकी वर्किंग प्रॉपर होगी. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो आपको पता है कि लेड और टीन जो हमारा फ्यूज वायर के रूप में यूज होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस. दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जिसे आप लगा दो तो आप किसी भी तरह की ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से अपने अप्लायंसेस को सेव कर सकते हो. तो ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है और ये सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को. टू प्रोटेक्ट आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस without any damage. How it is connected in a circuit? Obviously इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में. कैसे कनेक्ट किया जाता है इसे? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विथ मेन्स. और ये लाइव वायर में होता है. ये कौन से वायर में कनेक्ट होता है? ये लाइव वायर में. हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक वायरिंग में हमने 3 वायर यूज किए, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर. तो फ्यूज को आप कौन से वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे? तो कौन से वायर के साथ? लाइव वायर के साथ यूज करोगे आप उसे. चलिए, ये था हमारा सेक्शन सी. अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डी और ई के क्वेश्चंस को करेंगे. Hello students, welcome back to with this video discussion over sample question paper for CBSE examinations. इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन ए, बी और सी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया. इससे हमने बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को देखे और यह भी जान पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछे हैं या फिर पूछ सकते हैं. तो आपको एग्जाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आंसर लिखनी है, ये सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगी. चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा जो 34th क्वेश्चन है जो सेक्शन डी में है, वो पूछा जा रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें आयंस की जरूरत होती है. तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिसके कारण इन द लैक ऑफ आयनिक चार्ज they cannot provide supply of electricity. That's why they are bad conductor of electricity. तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन 34 की. सेकेंड जो है, कार्बन कैन नीदर फॉर्म कार्बन +4 कैटायन एंड कार्बन 4- एनायन. ये एनायन है जो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. अब चलिए, क्यों नहीं ये फॉर्म कर सकता है कैटायन और एनायन? तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो 2 and 4 है. इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 है. अगर ये कंप्लीटली 4 लूज कर दे तो ये कार्बन 4+, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. इस केस में इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 2 प्रोटॉन्स होंगे. कितने प्रोटॉन्स होंगे? 2 होंगे या 4 होंगे? इसके पास कितने हैं? 6 हैं. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 प्रोटॉन भी होंगे और
उतने ही नंबर में न्यूट्रॉन भी रहने वाले हैं अगर ये एक स्टेबल फॉर्म में है। तो अब इसके पास केटायन फॉर्म करने से क्या प्रॉब्लम हुई, आप देख पा रहे होंगे कि जब ये केटायन फॉर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं इसकी जो 6 प्रोटॉन वाली बात है वो काफी मुश्किल हो जा रही है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वो कहीं ना कहीं अगर गेन करती है या फिर लूज करती है तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। वो कैसे स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं या 4 हैं। इसके पास अब सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन तो इसके पास अभी भी है। C4 माइनस वाले में देखते हैं तो ये 2 और 8, तो अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए। अब आपको दोनों ही केस में क्या दिख रहा होगा, ये इनस्टेबल है। ये क्या है, इनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं और अगर ये डोनेट करते हैं तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली not possible to attain stability, not possible to gain stability by forming ions, either cation or anion। तो ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है उसकी नहीं होगी, तो ना वो केटायन फॉर्म करेगा ना वो एनायन फॉर्म करेगा। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन, उसके लिए वो होल्ड कर पाना काफी मुश्किल है। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियस कहीं ना कहीं वो इनस्टेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इसके पीछे रीजन क्या होगी, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गेन स्टेबिलिटी। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखानी है, एक बार केटायन के केस में, एक बार एनायन के केस में, और आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एज कार्बन एटम हैविंग 6 प्रोटॉन्स is very small to handle 10 electrons and it cannot donate electrons as it needs a lot of energy to do। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहां पर 4 एक्सेप्ट करके फिर प्रोटॉन जो है वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। तो यहां एनर्जी वाली बात हो जाएगी, यहां हैंडलिंग वाली बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, इथेनॉल की केमिकल फॉर्मूला होती है C2H5OH। ये अल्कोहल ग्रुप का एक कंपाउंड है, आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 1 है। तो जब आप डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए किसकी कितनी होती है। तो इसकी 2 4, इसकी 1 और इसकी 2 और 6। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसे कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। तो हमारे पास कितने, 5 हाइड्रोजन्स हैं, और 5 हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये लास्ट वाले कार्बन से, कार्बन के पास कितनी है, 4 है, इस कार्बन के पास भी 4 है, और इस ऑक्सीजन के पास कितनी है, 6 है। तो हमने सबके इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट कर दिया, और अब ये कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है।
ये हाइड्रोजन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, आप देख पा रहे हैं, और इस कार्बन ने भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। कोई कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहा, ना ही गेन कर रहा है। तो म्यूचुअल शेयरिंग होने से किस तरह की बॉन्ड फॉर्म होती है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है। तो ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना कर लिया। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होने वाली है? बॉन्ड स्ट्रक्चर वो होगी सिंगल बॉन्ड होगी, और जितने भी हैं हाइड्रोजन वो एंड्स पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये हो गई बॉन्ड स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट है हेटेरो एटम्स के बारे में बताना है आपको। हेटेरो एटम्स, नीचे वाले में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए जिसमें आपको हेटेरो एटम्स बताना है। तो हेटेरो एटम क्या होता है? बेसिकली हेटेरो एटम्स ऐसे एटम होते हैं जो रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। किसको रिप्लेस करते हैं? वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे कौन दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन दिख रहा है और ये क्लोरीन दिख रहा है। तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर दी हेटेरो एटम्स। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोप से रिलेटेड। व्हाट आर सोप्स? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विद द हेल्प ऑफ लेवल लाइन। सोप एंड डिटर्जेंट तो हमारे लाइफ में बिल्कुल ही जरूरी है। कहीं भी अगर हमें क्लॉथ क्लीनिंग करनी होती है, कहीं भी हमें अपने बॉडी को क्लीन करना होता है, तो हम लोग सोप यूज करते हैं, और कपड़े धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटर्जेंट यूज करते हैं। दोनों ही अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बताना है सोप होता क्या है। सोप केमिकली तो कुछ होता होगा, सोप बनता कैसे है? सोप बनता है हाइड्रोलाइसिस करके। किसकी? एस्टर से। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को हम लोग सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? सपोनिफिकेशन। उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट फॉर्म किए जाते हैं। तो सोप्स आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं। या तो सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो। आप सोप की इंग्रेडिएंट को देखोगे, जब भी आप नई सोप परचेज करोगे तो उसके बॉक्स पर, उसके पैकेजिंग पे उसकी इंग्रेडिएंट लिखी होती है, तो आप देख सकते हो वो सोडियम वाली है या पोटेशियम वाली है। और ये फॉर्म कैसे की जाती है? ये फॉर्म की जाती है सपोनिफिकेशन मेथड से। उसमें हाइड्रोलाइसिस होती है एस्टर की। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है इसी सैंपल पेपर में, आप उसको एक बार जरूर देख लें। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप को कैसे हम लोग कैसे डिस्प्ले करें कि वो मैकेनिज्म शो हो जाए जिससे उसकी क्लींजिंग एक्शन पता चले। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है? आपको एक डायग्राम बनानी है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो सपोज आप देख लो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है। सपोज ये आपकी जो है वो जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ये हो गई ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब जैसे ही आपने सोप के कांटेक्ट में कोई भी ऑयल, ग्रीस या कोई भी डर्ट आता है, तो वो क्या होता है? एक स्टेन के रूप में हमें दिखाई देती है। तो जब उस स्टेन पर हम जब सोप अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कहीं पर अगर कोई डर्ट है, कोई ऑयल है, जैसे हमारे पास हमेशा हम लोग स्वेट करते हैं और स्वेटिंग से ही हमें क्या होती है? इरिटेशन होती है और कहीं ना कहीं हमारी
बॉडी की पीएच लेवल, स्किन की जो पीएच लेवल हैम्पर होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सोप यूज करते हैं। सोप बेसिक नेचर की होती है। तो जो ऑयल है हमारे बॉडी में, जो ऑयल है उसके चारों तरफ जो है वो एक सोडियम आयन की चेन बन जाती है। ये जो है एक एंड पर सोडियम आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम आयन। तो ये एक सिंपल डायग्राम है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डायग्राम्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाए। इसे हमें एक्सप्लेन भी तो करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो सोप है उसका नॉन पोलर एंड, उसमें दो एंड होते हैं। क्या होते हैं? दो एंड होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोफोबिक, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो वाटर के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और काफी अच्छा क्या करते हैं, वो झाग क्रिएट करते हैं, है ना। आप फोम देखते होगे, जब सोप अप्लाई करते होगे तो कुछ देर के बाद क्या होता है, फोम अप्लाई होता है, फोम विजिबल हो जाती है। तो इसमें आप आंसर कैसे करोगे? तो पहला स्टेप में आप लिखोगे द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द सोप इज नॉन पोलर एंड टेंड्स टू अवॉइड वाटर। तो जो नॉन पोलर एंड है सोप की, सोप बबल्स की, वो क्या करती है, वाटर को रेजिस्ट करती है। तो जब वो रेजिस्ट करेगी तो वो क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो कहीं ना कहीं डर्ट, ग्रीस, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में, जो भी हमारे बॉडी पे अवेलेबल होंगे, या तो वो स्वेट हो सकती है या किसी तरह की डर्ट हो सकती है, उसके एंड से वो क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। और जब वो अटैच होते हैं तो हाइड्रोफोबिक टेल सराउंड्स द ऑयल और ग्रीस ड्रॉपलेट्स। तो ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो ऑयल, ग्रीस या किसी भी तरह की डर्ट को हमारे स्किन पे जो भी अवेलेबल है उसको सराउंड कर लेते हैं। तो देख रहे हो आप, सोडियम आयन ने इसको पूरी तरह से सराउंडेड कर दिया है। अब फिर ये जो सराउंडेड हो गया तो ये क्या फॉर्म करती है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिसल बोलते हैं। इसके बाहर में क्या होती है, सोप बबल्स होते हैं जो वाटर को रिपेल नहीं करते हैं, वो वाटर को के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। वो क्या हो गए, हाइड्रोफिलिक हो गए। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक एंड होती है हाइड्रोफोबिक जो अटैच हो जाती है किससे, डर्ट से, डर्ट से, ग्रीस, ऑयल, कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं बोलूं ऑयल, तो ऑयल ले लिया मैंने। अब जो है दूसरी जो एंड होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड, इस एंड में क्या होता है, ये जो है ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये क्या करता है, ये रिपेल करता है वाटर, रिपेल्स वाटर, एंड दिस अट्रैक्ट्स वाटर। तो ये जो है, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर से अटैच हो जाती है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो डर्ट या किसी भी तरह के अनवांटेड हमारे ऑयल से कनेक्ट हो जाएगी, या फिर ग्रीस होगी तो ग्रीस से भी वो कनेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी जब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड एक साथ एक स्पेरिकल शेप में दिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। और जब मिसल को हम लोग वाटर से स्प्रे करते हैं, एजिटेट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो धीरे धीरे वॉश्ड अवे हो जाती है। इससे जो सोप की क्लींजिंग एक्शन काफी अच्छे से हमें समझ में आती है कि अच्छा इस तरह से सोप की क्लींजिंग एक्शन होती है। तो इस तरह से हमने सोप की क्लींजिंग एक्शन को देखा, जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड काफी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में जानने के लिए आपको चैप्टर्स के कंटेंट सब्सक्राइब करने पड़ेंगे।
जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कैसे हाइड्रोफोबिक और कैसे हाइड्रोफिलिक एंड्स को हम लोग मैकेनिज्म के रूप में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप्स, जस्टिफाई। अब आपको बताना है कि क्या क्या एडवांटेज हैं सोप के जो डिटर्जेंट बेटर है। तो पहला क्या है, डिटर्जेंट जो है वो चीपर होता है। पहला क्या है, वो चीपर होता है। दूसरा क्या होता है, इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोप के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही प्रॉपर फंक्शन करती है। हार्ड वाटर में वो फोम ही नहीं फॉर्म करेगी। आपने देखा होगा बहुत जगह आप जाते हो अलग अलग रीजन्स में, तो जहाँ पर अगर हार्ड वाटर आती है तो आप कितना भी सोप अप्लाई कर लो अपने बॉडी के ऊपर, आपको कोई भी फोम देखने को नहीं मिलेंगे और आप बेवजह परेशान होगे कि ये सोप काम क्यों नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो है, सोप जो है वो डिटर्जेंट जो है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो प्योर हमारा नेचुरल सोप बेस्ड जो भी होता है वो क्या होता है हमारा अच्छा होता है। तो इफेक्टिव है हार्ड वाटर में, चीपर भी है, और क्या हो सकता है, ये कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। डजंट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर क्लीनिंग। जैसे कभी कभी आप नहाकर निकलते होगे तो आपके बॉडी पर सोप के रेसिड्यू नजर आते होंगे, तो जब आप पूरी अच्छी तरह से उसे वाइप आउट नहीं करोगे वो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन डिटर्जेंट के केस में ऐसी बात नहीं है, डजंट लीव एनी रेसिड्यू। और फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में भी इफेक्टिव है। ये वर्क्स इन hot water and cold water, hot and cold water। तो ये थे हमारे डिटर्जेंट्स और सोप की कुछ प्रॉपर्टीज। डिटर्जेंट क्यों बेटर है इस बारे में हमने, चीपर है, इफेक्टिव है, और ये हॉट और कोल्ड वाटर में फंक्शन करता है, और ये किसी भी तरह का प्रिसिपिटेट भी फॉर्म नहीं करेगा। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हार्ड वाटर में सोप जो है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म करती है, लेकिन डिटर्जेंट नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट।